तो टोटल जो स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस में वो है 10। अगर ईस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करता है और वो करता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, उनका बॉडी सेल्फ सिंथेसिस करती है। सेल्यूलोज की सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती है, उसकी लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एंजाइम्स का जो प्रोटीन पोर्शन होता है वो कोफैक्टर नहीं होता है, वो होता है एपो एंजाइम। हेलो बच्चों, मैं इस T20 सीरीज में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंजाइम्स एंड बायोमोलिक्यूल्स का डिस्कशन करूंगा। हम इन टॉपिक्स को 20 क्वेश्चंस के थ्रू फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट में दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, इन ग्लाइकोलाइसिस ए चेन ऑफ 10 रिएक्शंस अंडर कंट्रोल डिफरेंट एंजाइम्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। जब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चलता है तो ग्लूकोज से फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से PgAl एंड DHAP फोर्थ स्टेप में बनता है। फिफ्थ स्टेप के अंदर DHAP से 3PgL, 3PgL से आगे 6 नंबर स्टेप के अंदर 1,3 बिस PGA बनेगा। 7 नंबर स्टेप में 1,3 बिस PGA से 3PGA बनेगा। 3PGA से 2PGA 8 नंबर स्टेप में बनेगा। 9 नंबर स्टेप में 2PGA से 2PP बनेगा और लास्ट स्टेप में PP से पायरुविक एसिड बनेगा। तो टोटल जो स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस में वो है 10 और ईच एंड एवरी स्टेप में एंजाइम का पार्टिसिपेशन रहता है। तो डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ पर यूज में आएंगे। ग्लूकोज को हम पायरुविक एसिड में कर रहे हैं कन्वर्ट इन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है करेक्ट। सेकंड, TCA साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जब स्टार्ट होता है तो इसका फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ में एसिटाइल एंड वाटर कंडेंस होता है, कोएंजाइम A रिलीज हो जाता है। एसिटाइल के 2 कार्बन एंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के 4 कार्बन कंडेंस होके 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएंगे जो रहेगा सिट्रिक एसिड। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी है करेक्ट। थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH gives rise to 2 molecules of ATP while that of 1 molecule of FADH2 produces 3 molecules of ATP। जब 1 NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो 3 ATP मिलेंगे और 1 FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 ATP मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एरोबिक respiration presence of oxygen is vital since it is derived the whole process by removing hydrogen from the system। एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी हाइड्रोजन सिस्टम से रिमूव होते रहेंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रॉपर चलता रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। A करेक्ट है, B करेक्ट है एंड D करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड डी में है तो ये मैच हो जाएगा डी के साथ में। अल्कोहल फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है और अल्कोहल फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मैच होगा ए से। थर्ड है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये मैच होगा बी के साथ। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनारोबिक का पार्ट है, तो यहाँ एनारोबिक में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है फूड का, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट रहेगा लैक्टिक एसिड, तो ये मैच हो जाएगा सी के साथ में। अब हमें मैच करना है, यहाँ पे 1 मैच हो रहा है डी के साथ में 2 ऑप्शन में, तो फिर सेकंड का मैचिंग देखते हैं। सेकंड मैच हो रहा है ए के साथ में, यहाँ पर सी के साथ में, यहाँ पे ए के साथ में। फिर हम देखेंगे थर्ड का मैचिंग हो रहा है बी के साथ में और फोर्थ है उसकी मैचिंग हो रही है सी के साथ में, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दे रखा है सेल्स ऑक्सीडाइज ग्लूकोज एंड अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स। जब ग्लूकोज एंड अदर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो सिंगल स्टेप में नहीं होता है, मेनी स्टेप्स में होता है। ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न देखते हैं। अगर हम एक सिंगल स्टेप में ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एक साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। जो एक साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम एटीपी की फॉर्म में ट्रैप नहीं कर पाएंगे और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो जाएगी लॉस। तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली प्रोसेस को चलाएंगे और धीरे धीरे करके एनर्जी रिलीज करेंगे। कुछ स्टेप्स रहेंगी लार्ज, उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, उस एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। रीजन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन इन मल्टीपल स्टेप्स enabling some step to be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis। यहाँ पर assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन है वो assertion को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ईस्ट पॉइजन देम सेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेज अबाउट 30% व्हाइल इट सर्वाइव बिलो दिस कंसंट्रेशन। ये सही है या गलत है इसको पहले देखते हैं। ईस्ट है वो होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक। जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ऑक्सीजन को यूज में लेते हुए रेस्पिरेशन चलाएगा तो चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एंड प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट अगर ईस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करता है और वो करता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। अगर वो अल्कोहल फर्मेंटेशन कर रहा है तो उसका एंड प्रोडक्ट रहेगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लगातार अल्कोहल बनता जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन अगर 13% 13 या फिर मोर देन 13% बन जाती है तो ईस्ट के लिए पॉइजनस होती है। लेस देन 13% कंसंट्रेशन के ऊपर ईस्ट सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे 13 नहीं लिखे 30 लिखा गया है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सेकेंड द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स leaving 3 molecules of carbon dioxide takes place in the matrix of mitochondria। जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तो फर्स्ट स्टेप रहेगी वो रहेगी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, उसका एंड प्रोडक्ट रहेगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से आगे लिंक रिएक्शन चलाएंगे। लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से बनाया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बनता है पायरुविक एसिड से तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी 1 CO2 रिलीज होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है
वो क्रेब्स साइकिल को रन करेगा और जब 1 टर्न चलेगा क्रेब्स साइकिल का तो उसमें 2 CO2 रिलीज होंगे। यहाँ पर 1 पाइरुवेट की बात की जा रही है, तो 1 पाइरुवेट से टोटल 3 CO2 रिलीज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। अब इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड है करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड चेंज टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंट्री इन TCA साइकिल। जब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए जाता है तो पहले पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और फिर उसके बाद में आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलेगा। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। नेक्स्ट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज ओनली 5 कार्बन इंटरमीडिएट इन TCA साइकिल। जब TCA साइकिल चलेगा तो उसके अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 4 कार्बन के भी मॉलिक्यूल मिलेंगे, लेकिन 5 कार्बन का मॉलिक्यूल एक ही मिलेगा, वो मिलेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अगर ये 4 कार्बन का है तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ETS अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तो इसकी स्टेप्स में ग्लाइकोलिसिस पाथवे सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा, फिर लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगा, TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलेगा। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल। साइटोप्लाज्म है वो सेमी फ्लूइड पार्ट रहता है और सेमी फ्लूइड पार्ट में एक सॉलिड पार्ट होगा और एक रहेगा लिक्विड। जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट रहता है उसको बोलते हैं साइटोसोल और इस साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलिसिस पाथवे को चलाने के लिए एंजाइम्स रहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे साइटोसोल पार्ट में चलता है, ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। फिर पूछा क्या गया है, चूज द ऑप्शन विच हैव ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम A to D। A to D में करेक्ट स्टेटमेंट्स है, उनको हमें चूज करना है। इनमें B इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं, तो A, C, D है वो रहेंगे करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, विच केमिकल इज ऑब्टेन्ड एट द A एंड B लेवल। आपके सामने एक स्कीम बनी हुई है, इस स्कीम को देखेंगे तो ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन की स्कीम है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये प्रोसेस और यहाँ जाके हम देखेंगे तो पायरुविक एसिड बन रहा है। जब हम एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो इसमें कॉमन जो पाथवे रहती है वो रहती है ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे तो यहाँ तक सेम ही रहेगी। अब आगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चलेगा तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से एक स्टेप आगे चल के कंप्लीट हो जाएगा और जब अल्कोहल फर्मेंटेशन चलेगा तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से आगे 2 स्टेप चलेगी और कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब चलेगा तो पायरुविक एसिड से आगे रिएक्शन को चलाने के लिए एंजाइम आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। तो बी यहाँ पर रहेगा और रहेगा लैक्टिक एसिड। जब अल्कोहल फर्मेंटेशन चलेगा तो पायरुविक एसिड से आगे रिएक्शन चलाने के लिए पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम आता है और ये पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम पायरुविक एसिड का करवा देता है डी कार्बोक्सिलेशन, यानी यहाँ से रिलीज करवा देता है CO2 और पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है एसीटैल्डिहाइड में। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एसीटैल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में। इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि अल्कोहल फर्मेंटेशन का जो एंड प्रोडक्ट रहेगा वो इथेनॉल रहेगा और रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर जाएगा उसमें ए है वो है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और जो बी है वो है लैक्टिक एसिड, जो करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है
उनको हमें देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। अमाइनो एसिड्स को अगर पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक कर देंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और उस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। नेक्स्ट, ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। प्रोटीन फॉर्म करने के लिए अमाइनो एसिड यूज में आते हैं, और डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन फॉर्म करते हैं। सेम टाइप के अमाइनो एसिड नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे, तो हेट्रोपॉलीमर होगा ना कि होमोपॉलीमर। तो ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। नेक्स्ट, डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड। टू टाइप के अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे, एक रहेंगे इसेंशियल और दूसरे रहेंगे नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, उनका बॉडी सेल्फ सिंथेसिस करती है, बट इसेंशियल अमाइनो एसिड का बॉडी सिंथेसिस नहीं करती है। तो हमें डाइट की फॉर्म में उनको इनटेक करना होता है, और प्रोटीन की फॉर्म में इनटेक करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर मोस्ट अबेंडेंट जो प्रोटीन रहेगा वो कोलेजन प्रोटीन नहीं रहेगा, वो रहेगा रूबिस्को। कोलेजन प्रोटीन है, ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड का। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं तो ए है वो करेक्ट है, बी है करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, लेकिन डी है इनकरेक्ट। तो टोटल 3 स्टेटमेंट है करेक्ट। कौन कौन से, ए, बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले दिया है एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपॉड्स। ऑर्थोपॉड्स का जो एक्सोस्केलेटन है, इसमें आपको काइटिन मिलेगा, तो इसको मैच करेंगे काइटिन के साथ में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फंगल सेल वॉल का मेन कंपोनेंट भी काइटिन होता है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर है वो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं, तो इनमें सेलुलोज मिलेगा, तो इसको मैच कीजिए थर्ड के साथ में। उसमें लिखा हुआ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स। प्लांट्स का जो स्टोर हाउस एनर्जी है वो क्या होगा, स्टोर्ड फूड उनका, और वो क्या होता है, स्टार्च। तो इसको मैच करना है स्टार्च के साथ में। लीवर, लीवर के अंदर फूड का स्टोरेज होता है, और उसके अंदर मिलेगा ग्लाइकोजन, तो इसको मैच कीजिए ग्लाइकोजन के साथ में। अब ए है वो सेकंड के साथ मैच हो रहा है, और ये सेकंड के साथ में 3 ऑप्शन के अंदर मैच हो रहा है। बी है वो मैच होगा थर्ड के साथ में, और वो थर्ड के साथ में एक में ही मैच हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, असर्शन रीजन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने एलन कोटा क्लासरूम में ज़रूर डिस्कस किया होगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, हम भी यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। असर्शन के अंदर दिया है आयोडीन टेस्ट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बट नॉट ऑफ सेल्यूलोज इन गिवन सैंपल। स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आता है, बट सेलुलोज के लिए आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है। ये स्टेटमेंट है करेक्ट, तो यहाँ पे असर्शन है करेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है कि आयोडीन टेस्ट स्टार्च पॉजिटिव देता है बट सेलुलोज नेगेटिव देता है? स्टार्च है उसकी स्ट्रक्चर रहती है सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर स्टार्च की सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर है तो वो आयोडीन को होल्ड करेगा, और जब आयोडीन को होल्ड करेगा तो आयोडीन टेस्ट देगा पॉजिटिव। बट सेल्यूलोज की सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती है, उसकी लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, तो वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता है तो आयोडीन टेस्ट देगा नेगेटिव। रीजन में क्या लिखा हुआ है, स्टार्च फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर कैन होल्ड iodine molecules while cellulose does not have helical structure and cannot hold iodine। तो ये रीजन भी है करेक्ट, असर्शन रीजन बहुत करेक्ट है, और रीजन असर्शन का
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहां पर आंसर जाएगा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स है, उनको देखना है। सबसे पहला स्टेटमेंट, पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में सिंगल सेकेराइड यूनिट होती है, ओलिगोसेकेराइड में 2 to 10 सेकेराइड यूनिट होती है, और पॉलीसेकेराइड में मोर देन 10 सेकेराइड यूनिट देखने को मिलेगी। यहाँ पर बोला है कि पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन होती है शुगर्स का, तो शुगर्स की लॉन्ग चेन रहेगी, उनको आपस में ज्वाइन करवाया जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। नेक्स्ट, सेलुलोज इज हेट्रोपॉलीमर। सेलुलोज है, उसकी मोनोमर यूनिट होती है ग्लूकोज, ग्लूकोज के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, तो इसके अंदर मेनी ग्लूकोज की यूनिट रहेगी, अदर कोई यूनिट नहीं रहेगी, तो ये हेट्रोपॉलीमर नहीं रहेगा, ये रहेगा होमोपॉलीमर, तो ये सेकंड स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इंसुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट। यहाँ पर इंसुलिन लिखा हुआ है, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इंसुलिन हार्मोन होता है, यहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए था इनुलिन, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इन पॉलीसेकेराइड चेन द राइट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज रिड्यूसिंग एंड। पॉलीसेकेराइड चेन में हम देखेंगे तो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग एंड होगा, नॉन रिड्यूसिंग नहीं, वो रहेगा रिड्यूसिंग, और लेफ्ट एंड है वो रहेगा नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिखा गया है, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल। न्यूक्लिक एसिड है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, और मैक्रोमोलिक्यूल है वो साइज में लार्ज होते हैं, तो वो एसिड सोल्यूबल पूल में नहीं मिलेंगे, वो एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिलेंगे, यानी रिटेंटेड पार्ट में मिलेंगे। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एसिड सोल्यूबल पूल में मिलेंगे, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने, इसमें ओनली 1 स्टेटमेंट ही करेक्ट है, वो है ए, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉय बाय हीट। एंजाइम्स में ऑलमोस्ट एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, और अगर हम टेम्परेचर लो कर देंगे तो वो हो जाएंगे इनएक्टिवेट, कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन इनएक्टिवेशन के बाद में अगर उनको सूटेबल टेम्परेचर दे देंगे तो फिर से वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, यानी लो टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स हो जाते हैं इनएक्टिव। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर दे देंगे तो हाई टेम्परेचर देने पे एंजाइम्स यानी प्रोटीन्स है वो डीनेचुरेट हो जाती हैं, उनके अंदर परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं। अगर उनको फिर से आप सूटेबल टेम्परेचर दोगे तो फिर वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें परमानेंट चेंजेस आ गए और डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है करेक्ट। सेकंड, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेम्बल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नॉन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट के सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखने वाले इनहिबिटर होते हैं, और ये सबस्ट्रेट की जगह एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम एक्टिविटी को कर देते हैं इनहिबिट। अगर इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को एक्टिव साइट से हटाना है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है, तो फिर ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट से हट जाएंगे, सबस्ट्रेट वापस बाइंड हो जाएगा और रिएक्शन वापस स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट, तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, तो करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट में क्लास ऑफ एंजाइम है, कॉलम सेकंड में टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज, यानी ये क्लासेस कैसी रिएक्शन को कैटालाइज करती है वो सेकंड ऑप्शन में।
हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बिटवीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो कौन करता है? वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। जब ऑक्सीडेशन करेगा तो वन सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन रिलीज होगा, अनदर सबस्ट्रेट उसको रिसीव करेगा। उस एंजाइम की क्लास को हम बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये मैच होगा, फर्स्ट वो होगा डी से। सेकेंड, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस। अगर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से हम सबस्ट्रेट से ग्रुप्स रिमूव करते हैं, एंजाइम की क्लास होती है हाइड्रोलेसिस। अदर देन हाइड्रोलाइसिस से अगर ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं तो वो क्लास रहेगी, वो रहेगी लाइजेज। नेक्स्ट, जॉइनिंग ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को ज्वाइन करने वाला वो क्लास रहेगी, वो रहेगी लाइगेजेस। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सबस्ट्रेट। अदर देन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है बिटवीन सबस्ट्रेट्स, तो वो एंजाइम रहेगा ट्रांसफेरेज। तो इसको मैच करना है फोर्थ से। अब ए मैच हो रहा है फोर्थ से, और ए मैच हो रहा है फोर्थ से ए के ऑप्शन के अंदर, और वो कौन सा है? सेकेंड। बी मैच होगा, वो होगा थर्ड से। सी मैच होगा वो सेकेंड से, और डी मैच होगा फर्स्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, यहां पे एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें पायरुविक एसिड है, इससे आगे बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है तो यह है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है, और ये चलेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जब इस रिएक्शन को चलाया जाता है तो एंजाइम यूज में आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पायरुविक एसिड का करवाता है डी कार्बोक्सिलेशन, और साथ में इसका करवाता है डिहाइड्रोजिनेशन। जब यहाँ पर एक साथ में डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो बोला जाएगा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। साथ में ही पायरुविक एसिड के अंदर जो कार्बन रहते हैं वो रहते हैं 3। आगे जो कंपाउंड बनेगा वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और इसके अंदर कार्बन रहेंगे 2। अब हम देख रहे हैं कि इसमें पूछा क्या गया है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन रिएक्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है। सेकेंड, इट इज पार्ट ऑफ पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, तो ये सेकेंड है इनकरेक्ट। नेक्स्ट, इट इज पार्ट ऑफ पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, इट इज लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। पायरुविक एसिड है वो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, और फिर यहाँ पर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया जा रहा है। वो एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे जाके क्रेब्स साइकिल में यूज में आएगा, तो रिएक्शन लिंक फॉर्म कर रही है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बिटवीन। तो ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो सेकंड है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, इफ 5 molecule of water are produced in ETS of mitochondria, then find out the number of ATP produced and NADH2 oxidize। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं ETS में, तो हमें ये देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP प्रोड्यूस होंगे और कितने NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझते हैं। जब 1 NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 5 वाटर मॉलिक्यूल अगर प्रोड्यूस हो, तो अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे तो फिर 5 NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, और जब 1 NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 5 NADH2 ऑक्सीडाइज होंगे
तो एटीपी जो सिंथेसाइज होंगे 15। करेक्ट आंसर रहेगा वो 15 एटीपी एंड 5 NADH2 यानी थर्ड। नेक्स्ट, इफ ए सक्सिनिक एसिड, बी मेलिक एसिड, सी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, डी अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ई सिट्रिक एसिड, select correct sequence of above given acid in the citric acid cycle from beginning to end। सिट्रिक एसिड साइकिल में स्टार्टिंग से एंड तक इन एसिड की सीक्वेंस को हमें बताना है। इसमें जब सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा तो इसका फर्स्ट मेंबर होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में एसिटाइल वाटर है वो कंडेंस होगा और फिर बनेगा सिट्रिक एसिड, तो सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बाद में आगे बनेगा वो बनेगा सिस एकोनिटेट, सिस एकोनिटेट से बनेगा आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बनेगा ऑक्जेलो सक्सिनेट, ऑक्जेलो सक्सिनेट से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। तो फिर यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड आ रहा है तो थर्ड नंबर पे आएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से आगे बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनेगा सक्सिनिक एसिड, यहाँ पर सक्सिनिक एसिड भी आ रहा है तो आएगा फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट, सक्सिनिक एसिड से आगे बनता है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से बनता है मेलिक एसिड और फिर फाइनली बन जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर मेलिक एसिड भी है तो आएगा फिफ्थ नंबर पे। अब इनको अगर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा सी, फिर उसके बाद में आएगा ई, फिर उसके बाद में आएगा डी, फिर उसके बाद में आएगा ए और फिर उसके बाद में आएगा बी। तो ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा और रहेगा थर्ड। आप लोगों के लिए मॉक मेजर टेस्ट 2025 अवेलेबल है, आप रजिस्टर कर सकते हैं और ये जो मेजर टेस्ट रहेगा वो फ्री रहेगा और मेजर टेस्ट की जो डेट रहेगी 20 अप्रैल 2025, टाइम रहेगा 2 PM to 5 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमाइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। एक्चुअल में बायोमाइक्रोमोलिक्यूल है वो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलना चाहिए क्योंकि उनका मोलिकुलर वेट होता है कम, लेकिन एक्सेप्शनली एक ऐसा बायोमाइक्रोमोलिक्यूल होता है जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलता है और वो होता है लिपिड। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा लिपिड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपके सामने अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड्स के अंदर अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये हाइड्रोजन अटैच है। ये यहाँ पर आर वेरिएबल ग्रुप है। अगर वेरिएबल ग्रुप के ऊपर मिथाइल है, मिथाइल होने पे वो रहेगा एलेनिन। अगर वेरिएबल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन है तो वो रहेगा ग्लाइसिन। अगर हाइड्रोजन है तो ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो होता है ग्लाइसिन। और अगर एल्कोहलिक ग्रुप होगा वेरिएबल ग्रुप के ऊपर तो हम बोलेंगे वो रहेगा सेरिन। एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरिन, ये मैच हो रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। कॉलम फर्स्ट में कॉम्प्लेक्सेस दिए गए, सेकंड कॉलम के अंदर कंपोनेंट दिए गए, उनको मैच करना है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को फॉर्म करने के लिए NADH डिहाइड्रोजनेज रहेगा तो ये फर्स्ट से मैच होगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड है उसको फॉर्म करने के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज रहेगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में साइटोक्रोम A, A3 एंड 2 कॉपर सेंटर, कॉपर A एंड कॉपर B होगा, तो ये मैच होगा थर्ड के साथ में।
कॉम्प्लेक्स नंबर 5th है एटीपी सिंथेज या फिर F0F1 पार्टिकल्स होगा तो ये मैच हो जाएगा 4th के साथ में। जब मैचिंग देखेंगे तो ए के साथ में फर्स्ट मैच हो रहा है, ए के साथ में फर्स्ट एक में मैच हो रहा है 4th ऑप्शन में, बी के साथ में मैच होगा 5th, सी के साथ में मैच होगा 2nd, डी के साथ में 3rd और ई के साथ में 4th। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम्स इज कॉल्ड कोफैक्टर। एंजाइम्स का जो प्रोटीन पोर्शन होता है वो कोफैक्टर नहीं होता है, वो होता है एपो एंजाइम। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही है इनकरेक्ट। सेकंड, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एपो एंजाइम के साथ में टाइटली बाउंड होते हैं, को एंजाइम एंड मेटल एक्टिवेटर्स है वो लूजली बाउंड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। को एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, को एंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। नेक्स्ट, एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विथ साइड चेन एट द एक्टिव साइट। जब मेटल एक्टिवेटर्स है वो एंजाइम के साथ में बाइंड होते हैं तो एक्टिव साइड से साइड चेन निकलती है अमीनो एसिड की, और उसके साथ में वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के अटैच होके फिर एंजाइम की एक्टिविटी को आगे परफॉर्म करवाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी है करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और वो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हेन ट्राइपाल्मिटीन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन द आरक्यू इज। अगर ट्राइपाल्मिटीन को यूज में लिया जा रहा है रेस्पिरेशन में तो आरक्यू वैल्यू क्या होगी। रिएक्शन भी गिवन है, इसमें ऑक्सीजन है उसके 145 मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसके हैं 102 मॉलिक्यूल्स। आरक्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 102 अपॉन 145, तो करेक्ट आंसर मिलेगा 0.7। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 0.7। 0.9 है वो आरक्यू वैल्यू होती है प्रोटीन्स की, 1 जो आरक्यू वैल्यू रहती है वो रहती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये भी ध्यान रखना है। उम्मीद है आपने इस T20 सीरीज़ के एपिसोड को अच्छे से सुना होगा। हमें विश्वास है इस सीरीज़ की हेल्प से आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में मार्क्स इम्प्रूव होंगे एंड अदर टॉपिक्स की सीरीज़ भी आपको आगे मिलती रहेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।